हाय एवरीवन, आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल फिज़िक्स विद एमएच और वेलकम टू द न्यू लेक्चर। और आज का लेक्चर जो है वो फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 3 के एमसीक्यूज सॉल्यूशन के हवाले से हैं। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्या पूछ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 में? क्वेश्चन नंबर 1 बता रहे ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड at the speed of 19.6 मीटर पर सेकंड फॉर इट्स कंप्लीट ट्रिप फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। ठीक है, तो एवरेज स्पीड हमने उसका मालूम करना है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमें गिवन है। ठीक है, गिवन डेटा इस सॉल्यूशन न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का जो तरीका है वो भी आपको साथ साथ बताया जाएगा इस वीडियोज़ में। उस तरीके से अगर आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करें तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलते रहेंगे। देखें, गिवन डेटा में क्या है, इनिशियल वेलोसिटी उसकी ये गिवन है, फाइनल वेलोसिटी एट द मैक्सिमम हाइट, जब बॉल अपने हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचेगा तो वहां पर थोड़ी देर के लिए वो रुक जाएगा, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई 0 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो उसकी वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, जब बॉल को ऊपर फेंका गया है तो वो अगर आहिस्ता आहिस्ता रुकता है तो किस वजह से रुकता है? ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से। फोर्स लगता है, फोर्स उसमें एक्सेलरेशन क्रिएट करता है और वो एक्सेलरेशन की वैल्यू ये है 9 माइनस ये शो करता है कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है वो टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ है। रिक्वायर्ड डेटा में वो क्या पूछ रहे हैं कि एवरेज स्पीड हमने मालूम करनी है। ठीक है, ये रिक्वायर है और इसके लिए हम अभी स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। और सोल्यूशन में सबसे पहले हम सूटेबल रिलेशन देखेंगे कि जो उसको रिक्वायर है उसके लिए सूटेबल रिलेशन क्या है। और वो सूटेबल रिलेशन है, एवरेज स्पीड का फार्मूला इस तरह होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टोटल टाइम। और उसको हमने टोटल टी टोटल डिस्प्लेसमेंट और टी मतलब टोटल टाइम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखें, नाउ डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू मैक्सिमम हाइट इज गिवन बाय। अब देखें, बाल को यहाँ से फेंका गया, यहाँ तक आएगा तो यहाँ से S1 हम मालूम करेंगे, लेकिन उसने कंप्लीट ट्रिप के बारे में कहा है तो इस S1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मुकम्मल ट्रिप आ जाएगा हमारे पास पूरा रास्ता। तो ST टोटल डिस्टेंस हमें मिल जाएगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक के लिए टाइम कैलकुलेट करेंगे। जब टाइम कैलकुलेट किया उसको भी 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे टोटल टाइम आ जाएगा। टोटल डिस्टेंस टोटल डिवाइड टाइम के ऊपर डिवाइड करेंगे, हमें एवरेज स्पीड की जो है वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करने वाले हैं। और वो क्यों? वो इसलिए कि ए हमें पता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, एस हमें चाहिए यहाँ से यहाँ तक, और फाइनल वेलोसिटी हमें पता है कि इस बॉल की फाइनल वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और इनिशियल वेलोसिटी हमें गिवन है। ठीक है, तो इक्वेशन में एक ही अननोन है और वो है S1, और बाकी जितने भी वेरिएबल है वो हमें नाउन है, दिए गए हैं क्वेश्चन में। ठीक है, तो S1 इज इक्वल टू 2a इस साइड आके डिवाइड हो जाएगा, जब डिवाइड हो गया तो VF² माइनस VI² डिवाइड बाई 2g हो जाएगा, एक ही जगह g लग गया। अब VF की वैल्यू क्या है, 0 का स्क्वायर माइनस 19.6 और डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। तो आप 19.6 का स्क्वायर लेना है, वो आपके पास आएगा 384.16, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें 2 के साथ तो ये आ जाएगा माइनस माइनस साइन के साथ खत्म। 384.16 को डिवाइड करें 19.16 के ऊपर तो आपको S1 मिलने वाला है 19.16 मीटर, सॉरी। ठीक है, तो ये हमें S1 मिला, यहाँ से यहाँ तक का हमें क्या मिला, लेंथ मिला। अब इसको हम क्या करेंगे, टोटल हमें चाहिए टोटल डिस्टेंस ना, टोटल डिस्टेंस को गेन करने के लिए हम इस फासले को 2 के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब S1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो टोटल डिस्टेंस आ गया 39.2 मीटर। ठीक है, अब हम कैलकुलेट करने वाले हैं टोटल टाइम को, और टोटल टाइम हम इधर कहा ना कि यहाँ से यहाँ तक के लिए हम टाइम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो वही करने वाले हैं, टाइम फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू मैक्सिमम हाइट t, एंड उसके लिए हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करने वाले हैं। और वो क्यों कि हमें फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉल एट हाईएस्ट पॉइंट का पता है कि वो 0 है, इनिशियल वेलोसिटी हमें गिवन है, ए हमारे पास है ड्यू टू ग्रेविटी, टाइम हमें चाहिए, तो इक्वेशन में एक ही अननोन है और इसी तरह होना चाहिए, इक्वेशन में एक ही इक्वेशन में एक ही अननोन होना चाहिए। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 19.6 और माइनस 9.8 ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू है, और ये इस साइड आके तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, और टी अपनी जगह पर। अब देखें तो 9.8 ये माइनस के साथ आ गया, इस साइड आके प्लस हो जाएगा, और प्लस 19.16 अपनी जगह पर आ गया। हमें टी चाहिए दोनों तरफ
क्या किया, 9.8 के साथ डिवाइड किया 9.8, तो हमें टी की वैल्यू मिल गई 2 सेकंड। लेकिन ये जो टी की वैल्यू हमें मिल गई, ये यहाँ से इस बाल को यहाँ से यहाँ तक जाने में जितना टाइम लगा वो मिला, और वो है 2 सेकंड। तो मुकम्मल ट्रिप के लिए कितना टाइम हो जाएगा, वो हो जाएगा 4 सेकंड। 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इस कैपिटल टी को तो हमें टोटल टाइम मिल जाएगा। अब अपने एवरेज स्पीड वाले फार्मूले में पुट करते हैं वैल्यूज़ को, और वो है टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम 39.2 डिवाइड बाई 4, तो हमें एवरेज स्पीड मिल जाएगी 9.8 मीटर पर सेकंड। तो ये है MCQs नंबर 1 चैप्टर नंबर 3 का। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में वो बता रहे हैं कि इफ़ यू थ्रो अ बॉल डाउनवर्ड देन इट्स एक्सेलरेशन इमीडिएटली आफ्टर लिविंग योर हैंड इफ़ नो ईयर रेजिस्टेंस। अगर कोई भी ईयर रेजिस्टेंस नहीं है और बाल आप बाल को नीचे की तरफ फेंक रहे हैं कुछ वेलोसिटी के साथ, तो इसमें जो है इमीडिएटली कौन सा एक्सेलरेशन क्रिएट होगा। तो जाहिर बात है कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्रिएट होगा। जितनी वेलोसिटी के साथ आपने इसको फेंका है, आप उसको 1 सेकंड के बाद देखेंगे तो उसकी वेलोसिटी में कितना इजाफा हुआ होगा, उसकी वेलोसिटी में उतना ही इजाफा हुआ होगा जितना ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू है 9.8। अगर आपने 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ उसको फेंका है तो 1 सेकंड के बाद उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, उसकी वैल्यू हो जाएगी 19.8 मीटर पर सेकंड। और 2 सेकंड के बाद इसी तरह आप हर सेकंड के बाद 9.8 की वैल्यू को जमा करता जाएं। ठीक है, तो इसका आंसर है कि उसमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 1 सेकंड के बाद अपना काम करेगा, शुरू कर चुका होगा 1 सेकंड के बाद। ठीक है, और इसका आंसर है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अगर नंबर में आप आंसर देना चाहते हैं तो वह है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये थ्योरेटिकली इसके साथ एक्सप्लेनेशन लिखा गया है। अगर आप देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर इसका PDF फॉर्म अपने लिए डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये आखिर में हमारे पास आया है आंसर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जो मैंने कहा वो इधर लिखा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, तो उसको हम मैथमेटिकली इधर डिराइव करने वाले हैं कि क्या होता है, हमें फिलहाल नहीं पता, लेट कर रहे हैं। ठीक है, न्यूटन का सेकंड लॉ है F = ma, और एक्सेलरेशन की डिफिनीशन हमें पता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और चेंज ऑफ वेलोसिटी हम फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी को लिख सकते हैं। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास आ गई Vf - Vi डिवाइड बाई डेल टी। तो इस एक्सेलरेशन की वैल्यू उठाकर इस न्यूटन की सेकंड लॉ में पुट करें तो डेल V डिवाइड बाई डेल टी F = m Vf, डेल V की जगह क्या आ गया, Vf - Vi डिवाइड बाई डेल टी अपनी जगह पर आ गया है। m को अंदर मल्टीप्लाई करें तो mvf - mvi डिवाइड बाई डेल टी हो जाएगा। और mv हमें पता है मोमेंटम होता है, तो mvf क्या हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम, और mvi क्या हो जाएगा, इनिशियल मोमेंटम। तो mvf की जगह आने वाला है pf, और माइनस mvi की जगह आने वाला है pi डिवाइड बाई डेल टी अपनी जगह पर। फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम गिव्स अस चेंज इन मोमेंटम, तो हमारे पास क्या आ गया, चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाई डेल टी। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हमें क्या दे रहा है, फोर्स दे रहा है। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का जवाब था, और ये इसकी थोड़ी सी मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन थी। देखिए क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। देखें, वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपने पढ़ा होगा। ठीक है, पिछले हमने लेक्चर्स में पढ़ाया है इसको। अगर नहीं देखा तो आप देखें कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो अंडर एरिया आता है ना, ग्राफ का अंडर जो एरिया आता है वो क्या चीज़ रिप्रेजेंट करता है, तो उसको देखते हैं। देखें, ये आपको नज़र आ रहा है कि राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, उसको हम किस तरह मालूम करते हैं कि बेस मल्टीप्लाई बाय लेंथ और उसका हाफ ले लें तो इस एरिया का आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमने लेंथ कौन सी ली है, लेंथ हमने लिया है वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, और टाइम एक्सिस पर हमारे पास क्या है, बेस है, या बेस हमारे पास टाइम एक्सिस है। तो एरिया ऑफ दिस राइट एंगल ट्राइंगल गिव्स अस 1 डिवाइड बाई 2 VT। अब हमने इस चीज़ पे फोकस करना है, VT पर फोकस करना है। ठीक है, तो अब देखें, बट डिफिनीशन ऑफ वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, एस V के नीचे क्या है, 1 है, S1 ज़र S और V ज़र बी T, VT आ जाएगा। तो यहाँ पर VT से हमें मिलता है डिस्प्लेसमेंट, और अगर हम ग्राफ को देखें तो VT से हमें मिलता है एरिया। तो इसका क्या मतलब हुआ, एज इन इक्वेशन नंबर 1 द प्रोडक्ट ऑफ VT गिव्स अस एरिया। ठीक है, इक्वेशन एरिया देता है। एंड इक्वेशन नंबर 2 द प्रोडक्ट ऑफ VT गिव्स अस डिस्प्लेसमेंट, सो वी कैन से दैट एरिया अंडर द कर्व ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स अस डिस्प्लेसमेंट, और यही इसका आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जानब, और वो कह रहे हैं कि इफ़ द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ डिक्रीजिंग देन द बॉडी इज मूविंग विद
डैश एक्सेलरेशन, कौन सा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। हमें पता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो हमें स्लोप मिलता है वो हमें न्यूमेरिकल वैल्यू देती है एक्सेलरेशन की, ठीक है। अगर आपके पास ग्राफ इस तरह है, लीनियर है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो बॉडी है वो एक्सेलरेट कर रही है यूनिफॉर्मली, ठीक है। स्लोप इज इक्वल टू डेल वी डिवाइड बाई डेल टी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन हमें देता है, ठीक है। और अगर स्लोप इस तरह है कि कुछ टाइम के बाद वो बिल्कुल उठता जा रहा है इस तरह, तो इसका मतलब क्या है कि वी की वैल्यू बढ़ती जा रही है, और वी की वैल्यू बढ़ती जा रही है, ठीक है। और टाइम की वैल्यू उस हिसाब से इतनी नहीं बढ़ती जा रही। तो अब देखें इस फार्मूले में, देखें एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल वी डिवाइड बाई डेल टी। अब वी में हमें ज़्यादा डिफरेंस मिलता है, मतलब वी की वैल्यू इधर नॉमिनेटर में है, उसकी वैल्यू हमें ज़्यादा मिल रही है, और टाइम में डिफरेंस यहाँ पर कम है। मतलब इस पॉइंट पर आप देखें और इस पॉइंट पर देखें तो टाइम की जो वैल्यू है डिफरेंस उसका कम है, तो डिनोमिनेटर की वैल्यू कम होती जा रही है। तो एक्सेलरेशन नॉमिनेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, नॉमिनेटर की वैल्यू बड़ी, डिनोमिनेटर की वैल्यू छोटी, तो हमें मिलने वाली जो वैल्यू है वो टाइम के साथ क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो बॉडी मूव कर रही है वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन के साथ मूव करें। मतलब यहाँ पर जो एक्सेलरेशन था उससे ज़्यादा एक्सेलरेशन यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, और इस तरह। अच्छा अब देखें, अगर ग्राफ हमें इस तरह मिल जाए तो फिर क्या होगा। फिर अब देखें, अब टाइम की वैल्यू बढ़ती जा रही है लेकिन वी की वैल्यू उतनी नहीं बढ़ती जा रही। तो एक वक्त इस तरह आ जाएगा कि वैल्यू वी की जो डेल वी है ना, इसकी वैल्यू बहुत कम हो जाएगी, और टाइम तो इंक्रीज़ हो रहा है अपनी हिसाब से। तो डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ती जा रही है, नॉमिनेटर की वैल्यू छोटी है, तो वो वो क्या होगी, वो आहिस्ता आहिस्ता स्लोप या एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। या नेगेटिव एक्सेलरेशन के साथ हम इस तरह इसको कह सकते हैं कि ये नेगेटिव एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है, या वो डी एक्सेलरेट हो रहा है ग्रेजुअली, ठीक है। MCQs नंबर 6 वो ही बहुत आसान है। एम की वैल्यू गिवन है, एफ की वैल्यू गिवन है, आपने एक्सेलरेशन को मालूम करना है, न्यूटन के सेकंड लॉ में पुट करें आपको मिल जाएगी, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 7 है एस आई यूनिट ऑफ एम्पल्स। एम्पल्स को हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि एवरेज फोर्स का मल्टीप्लिकेशन ले लें शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के साथ जिस टाइम में वो फोर्स एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा एफ क्रॉस डेल टी, और एफ का यूनिट क्या है, न्यूटन है, और टाइम का यूनिट क्या है, सेकंड। तो एम्पल्स का यूनिट आ गया न्यूटन सेकंड। और एम्पल्स की दूसरी डिफिनीशन को देखने वाले हैं, और वो हम इस तरह एम्पल्स को हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि एम्पल्स गिव्स अस चेंज इन मोमेंटम। और ये कहाँ से आया है उसकी थोड़ी सी डिविएशन हमने की है। एम्पल्स इज इक्वल टू एफ क्रॉस डेल टी, ये है, ठीक है। और एफ की जगह हम न्यूटन सेकंड लॉ से हम इस तरह पढ़ा है कि सेकंड फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ वो है डेल पी डिवाइड बाई डेल टी। अभी पहले या दूसरे क्वेश्चन में भी पढ़ा इसको कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम गिव्स अस फोर्स। अब फोर्स की वैल्यू उठाकर इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें तो आपके पास आ जाएगा डेल टी के साथ खत्म हो जाएगा, जी इज इक्वल टू डेल पी। यूनिट ऑफ इम्पल्स, यूनिट ऑफ मोमेंटम, जो इम्पल्स का यूनिट होगा वही मोमेंटम का यूनिट होगा। इस इक्वेशन से तो हमें ये पता चलता है, ठीक है। अब इम्पल्स का यूनिट हम मालूम करने वाले हैं, और मोमेंटम का यूनिट तो एम वी है, और एम वी मेस का यूनिट क्या है के जी, और वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकंड, ठीक है। लेकिन यहाँ से इम्पल्स का यूनिट हमारे पास के जी मीटर पर सेकंड आता है, और ऊपर हमने कहा कि उसका यूनिट है न्यूटन सेकंड का। ये दो बातें सही है गलत हैं। तो मैं अगर आपको कहूँ कि सही है तो आप पूछेंगे कैसे सही है, तो उसको देखते हैं कैसे सही है। देखें हमारे पास यूनिट ऑफ इम्पल्स को हमने देखा कि वो हमारे पास आ गया के जी मीटर पर सेकंड, के जी मीटर पर सेकंड अपनी जगह पर। और इस पूरे जुमले को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ सेकंड की साथ, मल्टीप्लाई भी करता हूँ, डिवाइड भी करता हूँ, ये कैंसिल होके हमें 1 देगा, 1 इस चीज़ के साथ मल्टीप्लाई होके ये चीज़ दोबारा आ जाएगा। तो इस चीज़ पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला, तो हम इस तरह कर सकते हैं। अब ये वाला एस है जो है सेकंड, ये ऊपर जाके इसका पावर प्लस है तो ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, और बेस और ये वाला सेकंड जो है अपनी जगह पर आ गया। अब बेस एक जैसे पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, ठीक है। पावर क्या हो जाएंगे, ऐड, तो -1 -1 -2 मिलेगा, और ये वाला सेकंड अपनी जगह पर आ गया। लेकिन अगर आपको पता है कि इक्वेशन फोर्स की इक्वेशन हम इस तरह लिख सकते हैं, फोर एफ इज इक्वल टू एम है, और एम की वैल्यू के जी, और एक्सेलरेशन की वैल्यू एम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो जहाँ पर के जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर आता है वहाँ पर हम न्यूटन लगा सकते हैं, तो इसकी जगह लगाया न्यूटन, और एस अपनी जगह पर, तो वही यूनिट आ गया जो ऊपर आ गया था न्यूटन सेकंड। ये आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए था, ठीक है। यहाँ पर ये किस तरह हुआ है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
और वो है ए बॉल विद ओरिजिनल मोमेंटम 4 kg/s हिट अ वॉल एंड बाउंस बैक विदाउट लॉस ऑफ एनर्जी, फाइंड चेंज इन मोमेंटम। देखिए एक बॉल है वो वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहे हैं दीवार की तरफ, लेकिन इसका जो मेस और वेलोसिटी का प्रोडक्ट आप ले लें तो वो आपके पास आता है मोमेंटम, और उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है 4 kg/s। अब वो इस एक बॉल को हिट करता है, कुलयन करता है उसके साथ, लेकिन क्या होता है यहाँ पर कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होती और वो बॉल बैक बाउंस हो जाता है, लेकिन मैस जो है उसके पे उसके ऊपर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अब वेलोसिटी के ऊपर फ़र्क पड़ा, वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ा, बल्कि वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हुआ। पहले वो दीवार की तरफ जा रहा था, अब दीवार से वापस आ रहा है, तो चेंज हो गया। पहले अगर हम वेलोसिटी का डायरेक्शन ले लें पॉजिटिव, तो उस साइड से आने वाली जो वेलोसिटी होगी इसके साथ वो होगी नेगेटिव, ठीक है। अब देखें यहाँ से जो मोमेंटम के साथ जा रहा है वो 4 kg, वहाँ से उसी मोमेंटम के साथ आ रहा है, लेकिन उसकी जो वैल्यू है वो है -4 kg, और माइनस किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन ऑफ फाइनल मोमेंटम। वो हमारी तरफ है और पहले दीवार की तरफ था, ठीक है, अगर बॉल हमने फेंका है तो। और चेंज ऑफ मोमेंटम की वैल्यू फार्मूला ये है कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम हमारे पास -4 और इनिशियल मोमेंटम क्या +4, ये माइनस फार्मूले वाला, तो हमारे पास आ जाएगा चेंज इन मोमेंटम -8 kg/s। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ बॉडी इज ट्रेवलिंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू 10 मीटर/s² इफ s1 इज द डिस्टेंस ट्रेवलिंग इन फर्स्ट सेकंड एंड s2 इज द डिस्टेंस इन सेकंड फाइंड द रिलेशन बिटवीन s1 एंड s2। देखिए ये है वो बॉडी जो एक्सेलरेशन a के साथ मूव कर रही है, और हमें गिवन डेटा है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ये है, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 है। इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी तब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 10 मीटर/s² के साथ ही बॉडी आगे मूव करेगी ना। अगर इनिशियल वेलोसिटी इतनी नहीं है तो एक्सेलरेशन फिर इस तरह नहीं आ सकता, ठीक है। अब हमने मालूम करना है S1 और S2 के दरमियान रिलेशन, तो उसके लिए सबसे पहले हम मालूम करें S1, ठीक है, और टाइम हमें गिवन है 1 सेकंड, तो हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ कर सकते हैं, वो है S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हमें वी आई गिवन है, टी गिवन है, ए गिवन है, और टी भी हमें गिवन है, वो है 1 सेकंड, तो S1 को हम मालूम कर सकते हैं। वी आई की वैल्यू 0 आ गई और टी की वैल्यू आ गई 1 सेकंड, क्योंकि वो फर्स्ट सेकंड के बारे में पूछ रहा है, तो हाफ अपनी जगह पर, ए की वैल्यू आ गई 10 और 1 टाइम की वैल्यू आ गई 1 सेकंड। तो अगर आप इसको सॉल्व करें तो आपको S1 की वैल्यू मिल जाएगी 5 मीटर इज़ द डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट सेकंड इफ़ इट मूव विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू 10 मीटर/s²। नाउ एट द एंड ऑफ फर्स्ट सेकंड, देखिए अब फर्स्ट सेकंड जो है वो ख़त्म होने वाला है, दूसरा सेकंड शुरू होने वाला है। अब जब फर्स्ट सेकंड ख़त्म होगा तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ बॉडी के साथ वेलोसिटी कितनी होगी, और उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, तो फर्स्ट सेकंड के खात्मे पर उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, अगर वो एक्सेलरेशन 10 मीटर/s² के साथ मूव कर रहे हैं तो उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 10 मीटर/s, क्योंकि एक सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी में इतना चेंज आ रहा है, और उसी को हम एक्सेलरेशन कहते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड के एंड पर उसकी फर्स्ट सेकंड के लिहाज से अगर आप देखें तो उसके पास फाइनल वेलोसिटी है 10 मीटर/s। अब दूसरा सेकंड शुरू होने से पहले पहले उसके पास थी वेलोसिटी 10 मीटर/s, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू सेकंड जब सेकंड शुरू होगा तो उसके साथ सेकंड के लिहाज से जो वेलोसिटी है वो है इनिशियल वेलोसिटी, और वही कितनी है, उतनी ही है 10 मीटर/s, ठीक है। तो अब इनिशियल वेलोसिटी हो गई सेकंड के लिहाज से कितनी हो गई 10 मीटर/s। अब S2 हमने मालूम करना है दूसरे सेकंड में, तो अब उसके पास इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर/s, ठीक है, और टाइम कितना है 1 सेकंड, यानी कि सेकंड का मतलब है 1 सेकंड, सेकंड का मैग्नीट्यूड 1 सेकंड, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी की जगह 10 और सेकंड की जगह टाइम की जगह 1 और हाफ, ये और मल्टीप्लाई बाई 10 एक्सेलरेशन, और t² की जगह 1 आ गया, ठीक है। तो आप अगर इसको सॉल्व करें तो आपको मिलने वाला है S2 इज इक्वल टू 15 मीटर, ठीक है। और 15 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ 3x5 मीटर, और 5 मीटर की जगह मैं लिख सकता हूँ, अगर आप देखें इधर 5 मीटर हमारे पास आया था, किधर गया 5 मीटर हमारे पास आया था, ये वाला
S1 इज इक्वल टू कितना आता 5 मीटर। तो जहाँ पर 5 मीटर आता है तो वहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, S1 लिख सकता हूँ। तो S2 इज इक्वल टू 3 क्रॉस S1। तो ये है S2 और S3 के दरमियान, S2 और S1 के दरमियान रिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन विच कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल या इसमें कोई भी नहीं। ठीक है, अगर आपने प्रोजेक्टाइल वाला टॉपिक डिटेल से पढ़ा है तो आपको अभी इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा। तो आपको शायद पता हो कि प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान बॉडी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो कांस्टेंट रहता है, वर्टिकल कंपोनेंट मैक्सिमम हाइट पे ज़ीरो हो जाता है। ठीक है, इनिशियली वो आहिस्ता आहिस्ता कम होकर इस पॉइंट पर पहुंचकर वो ज़ीरो हो जाता है, यहाँ से फिर शुरू हो जाता है और उस हिसाब से यहाँ पर पहुंच जाता है जिस हिसाब से यहाँ से इसको प्रोजेक्ट किया था। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ए प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली a 409 meter high cliff with velocity of 100 meter per second at the time taken by projectile to reach the ground। देखिए ये एक पहाड़ है और उसकी ऊंचाई इतनी है, यहाँ से एक प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टली इसको इस तरह फेंका गया है तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये इस तरह का पाथ क्या करेगा, फॉलो करेगा। लेकिन यहाँ से यहाँ तक हमें क्या चाहिए, टाइम चाहिए। यहाँ पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ पर जब पहुँचेगा तो फाइनल वेलोसिटी इसकी ज़ीरो हो जाएगी। हमें फाइनल वेलोसिटी का पता है, इनिशियल वेलोसिटी का पता है और यह हमें पता है कि पहाड़ है तो जब इसको इस तरह फेंका गया तो ग्रेविटी के अंडर ये क्या करेगा, मूव करेगा। और जो प्रोजेक्टाइल, जो बॉडी ग्रेविटी के अंडर 2 डायमेंशन मूव करता है उसको हम प्रोजेक्टाइल कहते हैं। तो हमें जी की वैल्यू मिल गई और जी की वैल्यू है -9.8। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम यूज़ करने वाले हैं और वो ये है। ठीक है, हमें टाइम की वैल्यू चाहिए वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी और वी एफ माइनस वी आई हमें टी की चाहिए। ए की दोनों तरफ डिवाइड किया, ए इस साइड ए ख़त्म हो गया, टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई। फाइनल वेलोसिटी इसकी ज़ीरो और इनिशियल वेलोसिटी -100 मीटर पर सेकंड डिवाइड बाई 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमने ली है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की। तो हमें टाइम मिलने वाला है 10 सेकंड कि ये बॉडी अगर इतने हाइट से फेंकी गई है इतनी वेलोसिटी के साथ तो यहाँ पर पहुँच ये कितना टाइम लेगा, 10 सेकंड का टाइम लेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है a projectile is launched with angle 45 with kinetic energy E. What will the kinetic energy of projectile at summit point if air resistance is negligible। देखें प्रोजेक्टाइल है, इस पॉइंट को, हाईएस्ट पॉइंट को जिस पर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी जीरो हो जाता है उसको हम समिट पॉइंट कहते हैं। कहते हैं कि अगर प्रोजेक्टाइल को यहाँ से प्रोजेक्ट किया है 45 डिग्री के साथ, ठीक है, और उसकी एनर्जी ये है ई आई, इनिशियल एनर्जी ये है, तो आप उसकी फाइनल एनर्जी मालूम करें इस पॉइंट के ऊपर इन टर्म्स ऑफ इनिशियल एनर्जी। तो आप देखिए इनिशियल एनर्जी उसके पास कोई ना कोई मैस होगा और वेलोसिटी उसकी इनिशियल वेलोसिटी के साथ फेंका गया है तो उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन ये आ गई और फाइनल काइनेटिक इस पॉइंट के ऊपर जो काइनेटिक एनर्जी होगी उसकी इक्वेशन ये आ गई। ठीक है, हमें फाइनल एनर्जी मालूम करनी है। ठीक है, तो देखें गाइज, हमें पता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान जो क्या हो जाता है समिट पॉइंट पर, यानी कि इस हाईएस्ट पॉइंट पर क्या हो जाता है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी क्या हो जाता है, वो जीरो हो जाता है और सिर्फ फाइनल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट रह जाता है। और एक्स कंपोनेंट हमें वेलोसिटी का पता है कि वो किस चीज़ के बराबर होता है, वो बराबर होता है वी एक्स इज इक्वल टू वी आई काज ऑफ थीटा। तो फाइनल एनर्जी की इक्वेशन में हम अब वी एफ की जगह क्या पुट करेंगे, वी एक्स और उसका स्क्वायर ये आ जाएगा। ई एफ इज इक्वल टू हाफ और इसका जो हमारे पास एक्स कंपोनेंट होता है वो किस चीज़ के बराबर होता है, वो है वी एक्स इक्वल टू वी आई काज ऑफ थीटा। तो इसकी जगह वी एक्स की जगह काज ऑफ थीटा पुट किया। अब ये और ये स्क्वायर ये स्क्वायर जो है वी आई के ऊपर भी है और कास स्क्वायर के ऊपर भी, कास के ऊपर भी है, तो इन दोनों का स्क्वायर आ गया। अब ई एफ इज इक्वल टू हाफ एम वी आई स्क्वायर और हाफ एम वी आई स्क्वायर हमारे पास कौन सी एनर्जी है, वो है इनिशियल एनर्जी। तो इसकी जगह हम ये पुट कर सकते हैं। तो ई एफ इज इक्वल टू इनिशियल एनर्जी इसकी जगह आ गई और कास स्क्वायर। अब थीटा कितना है, थीटा गिवन था 45 डिग्री, अब इसकी जगह 45 पुट किया और इस कास 45 मालूम किया, उसका स्क्वायर ले लिया और तो उसका आंसर हमारे पास आ गया 0.50। तो फाइनल एनर्जी एट समिट point of the projectile when it has kinetic energy EI at point of projection is equal to final energy 0.50 टाइम EI। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिएगा। टू इम्प्रूव द जंपिंग रिकॉर्ड द लॉन्ग जंपर शुड जंप एट एंगल। देखें जंप रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए या एक रिकॉर्ड कायम करने के लिए आपने जंपर जो है, जो जंप लगाता है उसको कितने एंगल के साथ
जंप लगाना चाहिए, तो वो ये पूछ रहा है। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन का कंसेप्ट यहाँ पर यूज़ होगा। रेंज की वैल्यू हमारे पास आती है VI² sin 2θ डिवाइड बाई जी। अगर हम इस वेलोसिटी को कांस्टेंट रखें, क्या रखें, कांस्टेंट रखें, तो आर सिर्फ डिपेंड करता है थीटा के ऊपर। अब हम थीटा की वैल्यू मालूम करें कि मैक्सिमम रेंज के लिए कौन सा एंगल होगा। बट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन टू थीटा, साइन जो है उसका जो भी एंगल आप लेंगे तो आपको उसका मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिलेगी, 1 मिलेगी। तो मैक्सिमम वैल्यू 1 है, तो साइन 2θ इज इक्वल टू 1। अब हमें थीटा चाहिए, तो साइन इस साइड आ गया, या साइन इन्वर्स ले लिया दोनों तरफ, या साइन साइन के साथ ख़त्म हो गया। इधर 1 है, साइन इन्वर्स ऑफ 1 क्या होता है, 90 डिग्री। दोनों तरफ 2 के ऊपर डिवाइड किया तो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो वो एंगल 45 डिग्री है जिस पर वो जंपर लॉन्ग जंप लगा सकता है। ठीक है, रिकॉर्ड तोड़ने के लिए, रिकॉर्ड बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो गाइज MCQs यहाँ तक ख़त्म हो गए, और सॉरी ख़त्म नहीं हुए, ये लास्ट MCQs है। द एंगल फॉर विच रेंज आर सेम। देखें वो कौन से दो ऐसे एंगल हैं जिसके लिए रेंज सेम होता है। तो ये आपको शायद टॉपिक में पढ़ाया गया है कि वो दो एंगल जिनका सम 90 के बराबर है, वो उसके लिए रेंज सेम होता है। ठीक है, तो अब देखें दो एंगल, अगर एक अल्फ़ा है एक बीटा है, उनका सम 90 आता है, तो अल्फ़ा के ऊपर भी वही रेंज होगा जो बीटा के ऊपर होता है। ठीक है, अलबत्ता दोनों का हाइट डिफरेंट होता है। ठीक है, तो देखें अगर एक एंगल 70 है दूसरा 20 है, तो दोनों का सम 90 आता है, तो 70 पर जो रेंज हमें मिलना है वो 20 के ऊपर भी मिलना है। ठीक है, अलबत्ता 70 का हाइट अलग होगा और 20 का अलग होगा। ठीक है, और ये जो नीचे क्वेश्चन है ये न्यूमेरिकल में आता है, और इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आने वाले लेक्चर तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपनी इस चैनल का भी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।